राम राम जी। सभी दर्शकों को, भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्लो जिंदगी। आज मेरे साथ भाई देव लोहान जी हैं, एडवोकेट, हरियाणा से जुड़ रहे हैं। देव भाई राम राम। प्रणाम जी बाबा जी। देव भाई, ये एक इलाका पड़ता है किन्नौर, हाँ जी। हिमाचल प्रदेश में, जनजातीय इलाका है, थोड़ा दूर दराज का है। वहां से अभी एक न्यूज आई है कि वहां की एक लड़की ने की अभी शादी हुई है और उसकी दो सगे भाइयों से शादी हुई है। बड़ी हाँ जी। चर्चित न्यूज थी, पूरे देश में इसकी चर्चा हुई, विदेश में भी हुई। तो उससे पूछा गया कि आपने किसी मजबूरी में ये शादी की, और उन दोनों लड़कों से भी पूछा गया, दोनों भाइयों से, कि आपने किस मजबूरी में ये डिसीजन लिया। बोला जी नहीं, कोई मजबूरी नहीं थी। बोले हमारे इलाके की ये बड़ी गौरवशाली परंपरा है। उन्होंने कहा गौरवशाली परंपरा, और ये नई चीज नहीं है, इसको इंग्लिश में तो पॉलीएंड्री कहा जाता है। और कहते हैं कि हमारे इलाके में ये बहुत पुरानी सामाजिक परंपरा है और हमने तो अपनी परंपरा का, हमारे पूर्वजों का जो तौर तरीका था उसको फॉलो किया है, और हमने एक ट्रेडिशन को जिंदा बचा के रखा। उस लड़की से पूछा कि भाई तुमने ये क्यों किया। बोले जी हमारे समाज में ये ऐसे ही होता है। आजकल के बच्चों को ये वाकई थोड़ा अजीब सा लग सकता है, पर हमारे समाज में तो ये बहुत पुरानी। अच्छा, लोग पूछते हैं, किन्नौर में, किन्नौर वाले कहते हैं कि जब पांडवों की का जो 14 वर्ष का वनवास था, उसमें अंतिम वर्ष जो उन्होंने यहीं किन्नौर में ही बिताया था, ऐसा कहा जाता है। और वो अपने आप को पांडवों का ही वंशज मानते हैं। वो कहते हैं हमारे यहाँ तो ये पांडवों के समय से ही परंपरा चली आ रही है। पांडवों में भी द्रौपदी का विवाह पांचों भाइयों से हुआ था। और ऐसी बहुत सी इलाके हैं, बहुत सी जनजातियां हैं, और हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो ये बहुत ही कॉमन था। बिल्कुल। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जिलों में तो आज से मात्र 20 साल पहले तक ये सामान्य परंपरा थी। अभी भी आपको ऐसे बहुत से परिवार मिल जाएंगे जहां पे जो है 3 4 5 भाइयों की एक ही पत्नी थी। उनसे जब पूछा गया कि साहब ऐसा क्यों था, क्या लड़कियों की कमी हुआ करती थी, बोला नहीं जी नहीं, ये समाज का एक सिस्टम था जिसमें जमीनों का बंटवारा ना हो, उसके लिए ये सिस्टम अपनाया गया था। अच्छा, आज की तारीख में जब हम देख रहे हैं कि साहब हिंदुस्तान में तो शादी एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है लड़कों के लिए। लड़कियों ने शादी करना ही मतलब बंद कर दिया, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। आज ही मैं बात कर रहा था कि हिमाचल के भी लोग बता रहे थे कि नहीं नहीं साहब, ये सिर्फ हरियाणा की समस्या नहीं है, अब तो हिमाचल में भी इट्स वेरी 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 कॉमन। लड़कियां शादी नहीं कर रही और लड़कों की शादी होने में बहुत दिक्कतें आ रही। हरियाणा में तो सर ये बहुत पुरानी समस्या हो गई, अब तो वहां रांडा यूनियन बन गई है। हर गांव में ही 10 20 50 लड़के बेचारे जो है कुंवारे घूम रहे हैं। ज्यादा। अच्छा सर, समाज में एक समस्या है, तो जिस समाज में समस्या आती है तो वो समाज मिलकर समाधान ढूंढ लेता है। अगर समाज ने यही समाधान ढूंढ लिया तो क्या बुरा किया, या अगर आगे भी ढूंढ ले, अच्छा तुमको शादी नहीं करनी मत करो, पर एक लड़की ऐसी निकल आएगी जो कहेगी जी मैं ठीक है, मैं आई विल फॉलो पॉलीएंड्री, मैं करती हूं 4 भाइयों से शादी। उस लड़की की फाइनेंशियल सिक्योरिटी, उस लड़की की सोशल सिक्योरिटी दोनों बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती है, आप बताइए। बिल्कुल बढ़िया। एक लड़की है, उसकी 4 पति हैं, चारों सगे भाई हैं, अरे 2 निकम्मे निकल जाएंगे, 2 तो कमाएंगे। तो आपका सर ओपनिंग रिमार्क आ जाए, इस पर चर्चा की जाए कि ये क्या हमारा समाज, अगर लड़कियों, कुछ लड़कियों ने शादी करने से मना कर रही हैं कुछ लड़कियां, तो कुछ ऐसी हैं जो कहेंगे ठीक है हम तो 4 शादी करें।
4 से करेंगे जी। बाबा जी, बहुपत्नी और बहुपतिवाद जो है वो हिंदू धर्म के लिए नया नहीं है, ना ही वो हमारी इस धरती के लिए नया है। आपने बहुत सही कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो परंपराएं थी ये बहुत अभी लेटेस्ट तक भी थी। यहाँ तक कि पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है वो कुछ नहीं, वो हरियाणा का ही एक भूला बिसरा हिस्सा है, जो कभी 1857 में वो आगरा की जो व्यवस्था थी, आगरा उसमें जोड़ दिया गया था। हरियाणा के अंदर भी आज से 30-35 साल पहले जब आप जाएंगे, जो बहुपत्नी और बहुपतिवाद है, जो पॉलीगैंड्री है और पॉलीगैमी जो है, वो बहुत एक कॉमन सा था। यहाँ पर तो एक दो तरीके से यहाँ पे पॉलीगैमी देखी जाती थी, और ये मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति के जो पारंपरिक उतार चढ़ाव है और जो पारंपरिक उनके परंपराएं हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कि एक होता था लत्ता दे देना, आपने जरूर सुना होगा ये। अगर एक भाई की असमय मृत्यु हो जाती है तो दूसरा भाई उसकी जो बीवी है उसको लत्ता दे देता था, और वो जो बीवी होती थी वो फिर दूसरे भाई के साथ अपना जो पति धर्म है वो निभाती थी। अगर बाई चांस दूसरे की भी मौत हो गई तो फिर तीसरा भाई भी तैयार रहता था। और हमारे अपने गांव में, मेरे अपने परिवार में, एक मेरी पुरानी कोई दादी होती थी, उनका ऐसा एग्जाम्पल है कि उन्होंने 5 भाइयों के साथ लत्ता लिया, और वो 5 भाइयों में से जो सबसे छोटा भाई था वही लंबे वक्त तक जिंदा बच पाए। उससे पहले वाले जो भाई थे वो लंबे वक्त तक जिंदा नहीं बच पाए। अगर हम हमारे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात करें तो 8 बीवियां भगवान श्री कृष्ण की बताई जाती है, जिसमें रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बवंती और कालिंदी, तो 8 के लगभग वो बताई जाती है। दशरथ महाराज की भी काफी सारी बीवियां बताई जाती हैं। पांडु महाराज की भी जो बीवियां थी वो एक से ज्यादा थी। राजा जनक की भी बीवियां जो थी वो एक से ज्यादा थी। अगर बहुपत्नीवाद का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल निकलता है कि हमारे यहाँ पे द्रौपदी रही। द्रौपदी के बाद में हमारे यहाँ पे और भी कई सारे एग्जाम्पल रहे। हमारे जम्बुवंती की पत्नी थी रेवती। तो रेवती और बलराम के भी संबंधों की जानकारी मिलती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब आपके जो राजा हैं या आपके समाज को चलाने वाले लोग हैं, जब उनकी नजर में ये सारी चीजें ठीक थी तो समाज बनता है हमेशा अपने नायक के अनुसार। उनके नायक जो थे वो जो बहुपत्नीवाद और बहुपतिवाद को सही समझ रहे थे, तो उसमें कोई ऐसा कोई इश्यू था नहीं। और ये परंपरा एक बेहद शानदार परंपरा थी। इसमें ना सिर्फ हमारी संपत्ति की रक्षा होती थी, बल्कि आदमी का जो सामंजस्य है और औरत का जो सामंजस्य है वो एक दूसरे के साथ बना रहता था। लेकिन लेकिन बाबा जी, मैं बात कर रहा हूं उस दौर की जिस दौर में आदमी और औरत एक दूसरे की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं समझे जाते थे। उस दौर में आदमी को आदमी समझा जाता था और औरत को औरत समझा जाता था। पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं समझा जाता था। आज का जो दौर है उसमें आदमी तो औरत को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझने लग गया। ये तो सिर्फ मेरी है। औरत जो है वो आदमी को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझने लग गई है। ये तो सिर्फ मेरा है। अब जितनी भी हत्याएं हुई है, चाहे वो हमारी औरत की हत्या हो चाहे वो हमारी पुरुष की हत्या हो, आप एक चीज देखिए कि वो हो क्यों रही है। वो हो रही है पोजेसिवनेस की वजह से और पोजेशन की वजह से, कि ये मेरे पोजेशन का ही आदमी है, ये बस मेरा है। अगर कोई और देखेगा तो मैं इसको मार दूंगी। अगर कोई और इसको लड़की को देख लेगा तो लड़का मार देगा, लड़के को देख लेगी तो लड़का मार देगा। ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनरशिप की जो एक भावना हमारे लोगों के अंदर भरी गई, आदमी आदमी है और औरत औरत है, इससे ज्यादा आदमी और औरत किसी के नहीं हो सकते। आदमी और औरत अगर किसी के हैं तो वो इस धरा के हैं, वो इस पृथ्वी के हैं, वो इस समस्त जीवन के हैं। इस जीवन से इतर अगर मैं जाके कहूं कि इस औरत के ऊपर सिर्फ मेरा ही अधिकार है, तो क्या उस अधिकारवाद के अंदर गुलामी नहीं आ गई? आपने वफादारी का नाम देके गुलामी का लॉलीपॉप किसी के मुंह में ठूस दिया है, और अब आप कह रहे हैं कि इसको अगर बाहर निकालोगे तो मैं मार दूंगा। ये जो एग्जाम्पल क्रिएट अभी हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ है, इसके जब हम रिजल्ट स्टडी करेंगे तो वो रिजल्ट जो है, वो रिजल्ट एक लड़का और एक लड़की की शादी में जितनी खुशियां उत्पन्न होती हैं उनकी खुशियों से अच्छे रिजल्ट रहेंगे। ये एक बड़ा ही मैं जो एग्जाम्पल अभी दूंगा, हो सकता है मेरे बहुत सारे दोस्तों को वो एग्जाम्पल रास ना भी आए, लेकिन इस्लाम के अंदर जो शादियां हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल हैं।
इस्लाम के अंदर शादियां ज्यादा सक्सेसफुल होने का कहीं ना कहीं, अगर इस तरीके को, ये मेरी अपनी फाइंडिंग्स हैं, कि जो उनके पॉलीगमी नेचर है, उस पॉलीगमी नेचर का भी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक रूप रहा है, उसका भी कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उस सोसाइटी को सेक्सुअली सेटिस्फाई करने में, उस सोसाइटी को मैरिटल सेटिस्फाई करने में। अभी पिछले दिनों, अभी 2 दिन पहले ही हमारे एक सर्वे आए हैं, जिस सर्वे के अंदर कर्नाटका की जो एक स्टेट है, एक डिस्ट्रिक्ट है, उसको सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बताए गए हैं कि वहां पर है। दूसरे नंबर पर दिल्ली के अंदर आज सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। कितनी सारी साइट्स ऐसी इस टाइम पे, एप्लीकेशंस ऐसी इस टाइम पे बन चुकी हैं, जो शादीशुदा महिलाओं और शादीशुदा पुरुषों के लिए स्पेशली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की योजना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की व्यवस्थाएं करके देती हैं। तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आदमी के और औरत के अंदर कुदरती तौर पर है, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो। हम मोनोगेमस नहीं है बाय नेचर, हम बाय नेचर ही पॉलीगमी है। और हमें ये चीज सोचनी होगी, वरना आज नई शादियों में 50% तक का डाइवोर्स रेट देखने को मिल रहा है बाबा जी। नई शादियों में 50% का डाइवोर्स रेट बहुत अलार्मिंग रेट है। अगर ये अलार्मिंग रेट ऐसे ही बढ़ता रहा, तो जो ये व्यवस्था है शादी की, द इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज जो है, ये बहुत जल्दी ही कलेप्स कर जाएगा। और अगर द इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज कलेप्स कर गया, तो जो जापान के अंदर आज हम देख रहे हैं, जापान की क्या हालत है। अगर जापान की इंटरनल सोसाइटी को जब आप स्टडी करोगे, ऊपर के उसके आवरण को हटा के, तो अंदर वो सोसाइटी कितनी करप्ट हो चुकी है। बुकाके जैसे वहां पे सोशल टैबू शुरू हो चुके हैं। और वहां पर एक से एक ऐसा सोशल टैबू है कि स्कूल की लड़कियों को आती जाती बस के अंदर उनके साथ बहुत अलग तरीके से हरकतें करना, वो तक वहां पे उन्होंने जायज घोषित कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो लोग काम वासना से दूर हट रहे हैं। काम वासना से दूर हटने की वजह से वहां पर पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। बाबा जी, पूरे के पूरे 6 महीने में 2025 के जनवरी से लेके जून तक पूरे जापान में मात्र 2 लाख बच्चे पैदा हुए हैं। आप खुद एक वशिष्ठ बुद्धिजीवी हैं, आप खुद बताइए, एक देश के लिए अगर 6 महीने में 2 लाख ही बच्चा पैदा हो, तो आज के 20 साल बाद वो देश की जो हालत होगी वो कैसी होगी। अच्छा, मुझे ये बताइए, मात्र 20 साल पहले तक जिस समाज में पॉलीगैमी या पॉलीएंड्री इतनी, बहुपत्नी बहुपति प्रथा इतनी पॉपुलर थी और कॉमन थी। अच्छा, कुछ चीजें होती हैं जो आवरण के नीचे छुपी होती हैं, समाज उसको बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करता, परंतु वो चीजें एग्जिस्ट करती हैं। मैं आपको बताऊं, बहुत पुरानी बात नहीं है, ऐसे 35 साल पहले जब मैं अखाड़े में रहता था, तो हमारे गांव, हमारे अखाड़े में एक लड़का था, वो अपने गांव के, अपने फैमिलीज के किस्से सुनाता था। तो वो बताता था कि उसकी उम्र रही होगी मुश्किल से 16-17 साल। तो उसकी बातें सुन के मुझे लगता था कि यार ये तो बहुत ही अजीब और बड़ी क्रांतिकारी किस्म की बातें हैं, जिसमें जो सबसे बड़ी भाभी थी और उसके 4 देवर थे जिनकी शादी नहीं हुई थी, और वो चारों देवर जो थे वो सब, वो अच्छा, वो उनमें सबसे छोटा था। तो वो अपने चारों के किस्से जो है अपनी भाभी के साथ सुनाया करता था। मेरे को ये सुन के बड़ा अजीब लगता था। ये बातें 35 साल पुरानी। अब मैं देखता हूं कि पिछले 5 से 10 सालों में सेम उसी सोसाइटी में वो सोसाइटी इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है कि वहां, अच्छा, मैंने उसी लड़के से, उसी मेरे फ्रेंड से मैंने फिर पूछा कि अरे वो आज से 35 साल पहले जो तुम कहानियां सुनाते थे, क्या अब भी ये समाज ऐसा है? बोला ना 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 ना, अब तो ये इतना स्ट्रिक्ट हो गया कि अब तो गोली चल जाएगी, अब तो मर्डर हो जाएंगे। मैंने कहा मात्र 25 सालों में ये दुनिया इतनी बदल कैसे गई, ये समाज इतना कैसे बदल गया? वही समाज। अच्छा, मैंने कहा पहले क्यों कॉमन था इतना? मैंने कहा तुम्हारे भाई को बुरा नहीं लगता?
जो तुम्हारा जो सबसे बड़ा ब्रदर है, तो वो ना इस बात का मुझे जवाब नहीं दे पाया। पर बाद में जब मैंने इसको स्टडी किया तो मैंने कहा था जहां जिस समाज में पॉलीएंड्री कॉमन हो, वहां पे एक भाभी है, एक पत्नी, पांचों भाइयों के साथ उसके शारीरिक संबंध होते हैं और ये कॉमन सी बात होती है। उसको वो समाज बुराई नहीं मानता, क्योंकि लगभग हर दूसरे घर में ये ऐसा हो रहा होता है। तो जब आप समाज के हर दूसरे घर में पॉलीएंड्री यदि है, अच्छा फिर बाद में जरूरी नहीं, अच्छा बाद में पांचों की शादियां हुई, पांचों की अपनी अपनी, दे आर ऑल हैप्पीली मैरिड, मैं जिस फैमिली की बात कर रहा हूं। पर मैंने कहा 25 सालों में दुनिया का सोचने का तरीका बदल गया। नाउ दे हैव बिकम वेरी स्ट्रिक्ट। मैंने कहा आगे आने वाली, अच्छा मैंने आपसे भी एक बार सवाल किया था, या वो हमारे रांडा यूनियन के जो भाई साहब है वीरेंद्र जी, उनसे के साथ जब हम लोग वीडियो बात करते, तो मैंने कहा एक बात बताइए, पुराने जमाने में तो यदि एक भाई की शादी नहीं हुई और एक की हुई पड़ी है तो वो पॉलीएंड्री वहां हो जाती थी, पॉलीएंड्री वाली व्यवस्था से वो काम चल जाता था। कहते अब तो ना जी ना, बोला अब तो वहां तो बहुत बुरा हाल है, अब तो बिल्कुल वो तो सोच भी नहीं सकते आप ये बातें। तो ये समाज में इतना बदलाव आया कैसे पिछले 10-15 सालों में, आप बताइए मुझे। बाबा जी, फिल्में घट गई, फिल्में कहते हैं ना कि क्या घट गया कि समाज बदल गया। फिल्में घट गई बाबा जी। समाज है ना कहानियों से चलता है बाबा जी। वो कहानियां आपकी ऐतिहासिक कहानियां भी हो सकती हैं, वो कहानियां आपकी पौराणिक कहानियां भी हो सकती हैं, और वो कहानियां आपकी इमेजिनेटिव यानी कि काल्पनिक कहानियां भी हो सकती हैं। समाज अपनी जो व्यवस्था है उसको बनाने के लिए जो एक प्रेरक प्रसंग की तरह देखता है, वो कहानियों को देखता है। एक वक्त था कि इस देश के अंदर प्रेरक प्रसंग की तरह जो कहानियां देखी जाती थी, वो पंचतंत्र की कहानियां देखी जाती थी, वो महाभारत देखी जाती थी, वो रामायण देखी जाती थी, वो हमारे रेवती बलराम के प्रसंग देखे जाते थे, वो याज्ञवल्क्य गार्गी का संवाद देखा जाता था। आज से 25-30 साल पहले एकदम से बॉलीवुड घट गया, और उस बॉलीवुड के अंदर भी मुख्य तौर पर खान घटे, और खानों के साथ में घटी एक लड़की जिसका नाम था कपूर, वो जो एपिसोड बनाती है, जितेंद्र एकता की कपूर, बेटी जो है एकता कपूर। एकता। हाँ, इन सब ने मिलके ना टीवी का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है आपके जीवन के ऊपर। जब आप टीवी देखना शुरू कर देते हो तो आपका जो माइंड है, उस माइंड के ऊपर बहुत बड़ा वो जो वेवलेंथ पे टीवी काम कर रहे हैं ना, वो वेवलेंथ जो है, वो वेवलेंथ आपके माइंड को बहुत अंदर तक टेम्पर करती है। उनमें एक ही चीज दिखाई गई कि पति और पत्नी एक दूसरे की पर्सनल प्रॉपर्टीज हैं। इनको ट्रीट किया गया पर्सनल प्रॉपर्टीज के हिसाब से। इस सोच के पीछे उन्होंने सारी की सारी इज्जत आदमी की भी और औरत की भी मूतने की जगहों के ऊपर जाकर रख दी, कि जो भी इज्जत है ना, वो इस मूतने की जगह पर है। यहीं पर सारी इज्जत बसी है, यहीं पर सब कुछ है। मैं यहाँ पर आईवीसी की खुदाई की बात करना चाहूंगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन आज से 6000 साल 7000 साल पहले जितनी मूर्तियां हमें मिली हैं, आप चेन्नई नेशनल म्यूजियम जाकर देखिए, दिल्ली नेशनल म्यूजियम जाकर देखिए, 7-8 हजार साल से लेके और लगभग 1000 साल पहले, यानी कि मुगलों के सही आने से पहले तक, हमारी जितनी भी औरतें थी, स्त्री थी, वो वक्ष यानी कि ऊपर छाती के ऊपर कुछ भी नहीं पहनती थी, और वो बिल्कुल सामान्य था। उसमें कोई असामान्य नहीं था। वो बिल्कुल सामान्य था कि भाई इसको ये सामान्य तौर पर है, ये कोई बात नहीं, हम भी नहीं पहनते, ये भी नहीं पहनती। पहली बार जब किसी औरत ने कहा कि मैं पहनूंगी, तो उसको धूल धूसरित किया गया, उसको बोला गया कि तू ये नया क्यों रिवाज शुरू करे, तो क्यों इन चीजों को पहन रही है, तो उसको रोका गया। लेकिन आज उस रोकने वाली कहानी को किसी और तरीके से बता दिया गया। उस वक्त पर यौन संबंध जो थे वो सिर्फ आपके मूत्र स्थानों पर नहीं बसे थे। उस वक्त पर यौन संबंधों से ऊपर आपके अंदर एक स्वच्छंदता थी, और उस स्वच्छंदता की वजह से समाज के अंदर सुख ज्यादा था, समाज के अंदर लड़ाइयां कम थी, समाज के अंदर कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं थे। आज हमारी सारी की सारी इज्जत इन्हीं चलचित्रों की वजह से, इस तरह की फिल्मों की वजह से, हमारी 100% जो इज्जत है वो छुप चुकी है हमारे मूत्र स्थानों पर। अब किसी ने किसी का मूत्र स्थान छू दिया तो उसका जो पति है वो गंडासा लेके निकल लेता है।
अगर किसी ने किसी का मूत्र स्थान छू दिया तो उसकी जो पत्नी है वो चाकू लेके निकल लेती है, तूने कैसे मेरे वाले के मूत्र स्थान के ऊपर हाथ लगा दिया। हम ये नहीं कहते कि नियम कानून नहीं होने चाहिए, हम कहते हैं कि नियम और कानून समाज में समाज की बेहतरी के लिए होने चाहिए। ऐसे नियम और कानून नहीं होने चाहिए जो इन इन सिर्फ बनी बनाई बेगैरत चीजों के अंदर इज्जत को डालकर और समाज को धूल दूसरित और समाज को बर्बाद करने का काम करें। क्यों ये सारी चीजें, आप कभी भी आप हमें लाख बुराई, हमें है ना, अगर हम किसी व्यवस्था की खोट खोजने पर आ जाएं तो हमें बहुत सारे खोट मिल जाएंगे, लेकिन क्यों ऐसी ऐसी घटनाएं जो है वो इस्लाम के अंदर बहुत कम होती हैं। चाहे इस्लाम के वो कंट्री ले लीजिए, आप मोरक्को ले लीजिए, तुर्की ले लीजिए, जो थोड़े से एडवांस कंट्रीज हैं, वहां पर भी बहुपत्नीवाद है, वहां पर भी बहुपतिवाद है। बहुपतिवाद भी है इस्लाम में, लेकिन उसको उस तरह से प्रचारित नहीं किया जाता जिस तरह से बहुपत्नीवाद को प्रचारित किया जाता है। तो वहां पर जो है वहां पर सेटल्ड क्यों है चीजें। और हमारे जो हिंदू फिलोसफी है, हमारी जो हिंदू वे ऑफ लाइफस्टाइल है, इस हिंदू वे ऑफ लाइफस्टाइल के अंदर इतनी ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन, इतनी ज्यादा वायलेंस क्यों आती जा रही है। क्यों? क्योंकि हमने अपना सारे का सारा ध्यान जो है वो घुमा फिरा के सेक्सुअल एक्टिविटीज के चारों तरफ ही रख लिया है। और हमें लगता है, एक तो शाहरुख खान ने जितना ज्यादा बुरा इस समाज का किया है कोई नहीं कर सकता। जिस आदमी ने ये चीज बो दी कि लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, लड़का और लड़की का संबंध सिर्फ सेक्स का ही होगा। अब उनको लगता है कि अगर कुछ हो रहा है तो वो सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटी ही कर रहे होंगे, और जो इज्जत है पूरी की पूरी, फला की इज्जत लुट गई। अबे इज्जत कैसे लुट सकती है ब्रदर? इज्जत सिर्फ वहीं पर नहीं रखी होती है। इज्जत हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे शून्यता में, हमारी मोक्षता में। इज्जत के तो बहुआयाम हैं। आपने एक आयाम ही इज्जत का स्थापित कर दिया, उस एक आयाम के पीछे पूरे का पूरा जो समाज है वो इस हद तक बर्बाद हो चुका है कि हर रोज बाबा जी हम सुबह उठते हैं, शाम को सो जाते हैं, तो हमारे खबरों में आ चुका होता है कि 50 लड़के और 50 लड़कियां आज इसी इज्जत के भेंट चढ़ गए हैं। इतने सारे घरों में इसी बात का झगड़ा चल रहा है कि तूने किसी लड़की से बात कैसे कर ली, तेरा फोन चेक करवा। तूने किसी लड़के से बात कैसे कर ली, तेरा इंस्टाग्राम चेक करवा। अरे भैया, हम बात इस वजह से करते हैं क्योंकि हमारा जो स्वभाव है वो खोजी स्वभाव है। मानव का जो जीवन है वो खोज लेने का ही जीवन है। अगर मैं किसी से बात कर रहा हूं तो हो सकता है दर्शन की एक नई व्याख्याएं वहां पर बतियाई जा रही हो सकता है दर्शन की नई परिभाषाएं वहां पर बतियाई जा रही हो सकता है विज्ञान के नए स्वरूप वहां पर बतियाए जा रहे हों। लेकिन हमारे जो मुक्त स्थानों के अंदर ही इज्जत का जो कंसेप्ट हमारे दिमागों में घुसा दिया गया, और इसकी शुरुआत पुरुष ने नहीं करी, इसकी शुरुआत भी स्त्रियों ने ही करी। क्योंकि स्त्री को लगा कि भाई ठीक है, अगर ये चला गया तो ये तो तेरा पर्सनल है ना, ये सिर्फ मेरा है, ये सिर्फ मेरा है, कोई किसी का नहीं होता। आप इस जन्म में किसी के हो, अगले जन्म में ये तो मात्र खेल ही 35-40 साल का है। उस 35 साल 40 साल के बाद फिर क्या करोगे? और उस 35-40 साल में भी मैं यहाँ पर इस चैनल पर बैठकर, आपके साथ बैठकर पूर्ण जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं कि शादी के 5 साल बाद आदमी ये सोचना और लगभग लगभग बंद कर देता है कि क्या है क्यों है। और 10 साल बाद आदमी और औरत को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है। उसके बाद वो सिर्फ एक दूसरे को परेशान और तंग करने के लिए तो बेशक इस तरह की जो बेड़ियां हैं और इस तरह की जो जकड़ने हैं वो एक दूसरे के ऊपर लगा दें। वरना 10 साल बाद तो उनको ये हो जाता है कि तू मेरी नजरों के सामने मत आना और तू मेरी नजरों के सामने मत आना। और इस चीज को अगर हमने सही तरीके से समाज के हित में प्रयोग करना है, तो जो हिमाचल की मेरी मित्रवत वो महिला है, उन्होंने एक बहुत शानदार उदाहरण समाज में स्थापित किया है। और आप देखेंगे बाबा जी, मात्र एक दशक के अंदर ही, मात्र और मात्र एक दशक के अंदर ही बहुपतिवाद बढ़ेगा, बहुपत्नीवाद नहीं बढ़ेगा। हिंदू, खास करके हिंदू जीवन व्यवस्था के अंदर बहुपत्नीवाद मुश्किल है बढ़ना, लेकिन बहुपतिवाद बहुत हद तक फिर से बढ़ेगा। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए, हमारे समाज में हमेशा से सुधारवादी आंदोलन चलते रहे हैं, एक से एक समाज सुधारक आए। हरियाणा राजस्थान में एक समाज सुधारक आए, उन्होंने एक परंपरा शुरू की थी, नाम मैं जानबूझ के ले लूंगा, कुछ लोग जो है वो हो सकता है उनको बुरा लगे। वो जो खगड़ परंपरा थी हरियाणा में और पंजाब, सॉरी, राजस्थान में, कि
नस्ल सुधार के लिए समाज में एक व्यक्ति जिसे कि सिर्फ संतति उत्पन्न करने के लिए और संतति को बेहतर करने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई थी, और बताते थे कि वो लगभग 100-150 साल तक चली। उसके बाद फिर धीरे धीरे वो समाप्त हो गई, है ना। उसमें था कि गांव की कोई भी स्त्री है, वो संतान उत्पत्ति जो थी वो पति से ना होके उस व्यक्ति से होती थी जो कि समाज में इसी काम के लिए एक तरह से अपॉइंटेड था। क्या उसको खागड़ परंपरा बोलते थे, क्या बोलते थे, ये आप बेहतर जानते होंगे शायद। आखिर ये समाज सुधार या नस्ल सुधार की दिशा में एक प्रयास था, जो कि एक युग प्रवर्तक, एक बहुत बड़े विजनरी आदमी ने ही तो ये सोच के अपने समाज में ये व्यवस्था लागू की थी। हालांकि समय के साथ, आधुनिकता के साथ वो तब समाप्त हो गई। बाबा जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जी, हम हमारे समाज में कैसी नस्लें चाहते हैं? एक स्वस्थ नस्ल, एक बहुत अच्छा दिमागी संतुलन वाली नस्ल चाहते हैं, या हम बीमार, लंगड़े, लूले, मंदबुद्धि बच्चे चाहते हैं? किस तरह का समाज हमें चाहिए? क्योंकि वो समाज जो आज हम बनाएंगे, बुढ़ापे में वो समाज हमने ही भुगतना है। अगर मैं आज एक स्वस्थ समाज का निर्माण करूंगा, जो ना सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ हो बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो, तो वो मेरे ही काम आएगा। आज के 20 साल बाद जब वो बच्चे बड़े होंगे तो वो कहीं ना कहीं मेरे ही काम आ रहे होंगे। और अगर मैं एक बीमार समाज का निर्माण करूंगा, जो मानसिक रूप से अवरुद्ध पैदा करेंगे, जो शारीरिक रूप से अपंग पैदा होंगे, वो समाज मेरे लिए ही दिक्कतें पैदा करेगा। तो कैसे समाज का निर्माण करना आप चाहेंगे? बिल्कुल रूप से स्वस्थ, एक स्वस्थ समाज का। एक स्वस्थ समाज का। आज आप पाकिस्तान के अंदर जब जाते हैं तो पाकिस्तान के अंदर वो स्वस्थ समाज नजर नहीं आता, ना वो शारीरिक रूप से स्वस्थ समाज नजर आता है। तो इनब्रीडिंग ने पूरा का पूरा समाज ही बर्बाद कर दिया। वहां तो लाखों बच्चे ऐसे हैं जो कि जन्म से अपंग और जो है वो पैदा हो रहे हैं, क्योंकि वो जो भाई बहनों की जो शादियां हो रही हैं। और सिर्फ जन अपंग, सिर्फ और सिर्फ शारीरिक अपंग नहीं है बाबा जी। लाखों बच्चे शारीरिक अपंग तो पैदा होते हैं, शारीरिक अपंगता को तो हम देख सकते हैं, लेकिन मानसिक अपंग कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं ये तो हमने देखा ही नहीं है। जी, वहां पूरी की पूरी पॉपुलेशन मानसिक अपंग है। जिस मानसिक अपंगता में आज वहां पर 380 रुपए किलो आटा बिक रहा है। 380 रुपए किलो आटा बिक रहा है बाबा जी वहां पे। वहां पर 700-800 रुपए के दर्जन केले मिल रहे हैं। वो मानसिक अपंग पैदा हो रहे हैं। तो क्यों हमारी जिम्मेदारी, आपका जीवन जो है वो मात्र ही मात्र, मैं कहता हूँ कि शारीरिक जीवन वो आपका जो है, जो आपका वैवाहिक जीवन है, वो 35 से 40 साल है, लेकिन ये जो संस्कृति है, ये जो मानव इतिहास है, ये जो मानव सभ्यता है, ये लाखों सालों के लिए। और हमारी जिम्मेदारी इस मानव सभ्यता के लिए है कि मैं अपनी झूठी शानो शौकत में पढ़कर ऐसे आने वाली नस्ल पैदा ना कर दूं, जो आने वाली नस्ल शारीरिक रूप से अपंग हो, मानसिक रूप से अपंग हो। क्यों ना मैं एक ऐसी स्वस्थ नस्ल पैदा करूं जहां पर मैं अपनी, ये कल्पनाएं तो हैं, इज्जत जो है ये एक कल्पना का ही तो विषय वस्तु है। इस कल्पना से ज्यादा इसमें है क्या? उस नहीं कल्पना बिल्कुल। के अंदर। आपने कहा कि पुराने जमाने में हमारे समाज में वक्ष के ऊपर कुछ नहीं। आज भी दुनिया में ऐसी बहुत सी ट्राइब्स हैं और बहुत से समाज हैं जो आज भी ऊपर वस्त्र नहीं पहनती, और वहां के लिए महिला के जो वक्ष स्तन है वो दे आर नॉट ट्रीटेड एज ए सेक्सुअल ऑब्जेक्ट। वहां बूब्स के साथ या वक्ष के साथ कोई सेक्स जैसी कोई भावना जुड़ी ही नहीं हुई। वहां सेक्सीफाई सभी नहीं किया महिलाओं, गया। क्योंकि उसको हाँ, कभी छुपाने, सेक्सीफाई नहीं किया गया। हाँ, हाँ, क्योंकि उसको ऑब्जेक्टिफाई किया नहीं उन्होंने एज अ सेक्स सिंबल के रूप में। तो वो तो जब हम किसी चीज, अच्छा एक चीज बताइए, मैं हमेशा एक सवाल करता होता हूं कि इस धरती पर, इस सृष्टि में करोड़ों जो है जीव जंतु हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ मनुष्य ने कपड़े पहनना शुरू किया। मैंने कहा वो गाय भैंस तो बिना कपड़ों के रहती हैं, और मैंने आज तक किसी गाय को
नग्न अवस्था में शर्माते हुए नहीं देखा। परंतु इसके बावजूद जो एनिमल किंगडम है उसमें सेक्सुअल बिहेवियर को लेके कितना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है। बिल्कुल। क्यों? कोई पशु किसी फीमेल स्पीशीज के पास तभी जाता है जब वो ऋतु, when she is in heat, when she is in the period of accepting a partner, otherwise वो कभी भी उसको हरास नहीं करता या डिस्टर्ब नहीं करता। नेचुरल बिहेवियर में अपने एबनॉर्मल बिहेवियर में कुछ स्पीशीज करती देखी गई हैं, पर परंतु 99.9999% एनिमल किंगडम अपनी फीमेल स्पीशीज को परेशान नहीं करते, सेक्सुअली हरास नहीं करते। ये हरासमेंट सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों में है। और राइट, तो आखिर इसका मतलब मैनकाइंड से ही कुछ गलतियां हुई हैं। बिल्कुल। और एक समय आएगा तब एक समाज ऐसा भी पैदा होगा जो इन गलतियों को सुधारने की दिशा में चल पड़ेगा। ये वक्त जो है ना, आपने एक तो जो न्यूडिटी की बात करी, जो हमारी महिलाओं के वक्ष स्थल हैं उसको ना सेक्सीफाई नहीं किया गया था। जब हम सेक्सिफिकेशंस की बात करते हैं तो आप ना यूरोप, वैसे तो हम सबको यूरोपियन बनना है, ठीक है, हम कहते हैं कि वो मॉडल सोसाइटी है, नॉर्वे, डेनमार्क, उसके साथ में जितने भी नॉर्डिक कंट्रीज है वहां पे अलग से बीचेस है जहां पर आदमी और औरत जो है वो पूर्णतः नंगे होके घूमते हैं। जापान के अंदर इस तरह के बीचेस हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस तरह की जगह है, अमेरिका के अंदर इस तरह की जगह है, अफ्रीका के अंदर भी इस तरह की जगह है। यानी कि जो टॉप डेवलप्ड नेशन है वहां पर भी ऐसी जगह है, और जो अनडेवलप्ड नेशन जिसको कहते हैं वहां पर भी ऐसी जगह है। ये जो बीच वाला मामला है ना, ये बीच वाला मामला उलझ गया बाबा जी। जो हमारे जैसे आदमी हैं जो ना तो 13 में आए और ना 23 में आए, तो हम उलझ गए बीच में। हमने हर चीज को सेक्सीफाई कर दिया। यहाँ पर अगर किसी को है ना टायर बेचना है ना बाबा जी, टायर, गाड़ी का टायर, मोटरसाइकिल का टायर, तो उस टायर के साथ भी कोई शेविंग क्रीम बेचने के लिए भी एक लड़की, फीमेल मॉडल की जरूरत पड़ती है। और वो भी इतना गहरा, डीप नेक, और वो डीप नेक बिजनेस खड़ा कर दिया इन्होंने। मैं जिन दिनों जेएनयू में था तो उन दिनों बहुत सारी बातें चलती थी कि भाई हमें है ना ब्रा फ्री हो जाना चाहिए, हम ब्रा नहीं पहनेंगे। लेकिन वही लड़कियां जो कहती थी हमें ब्रा फ्री हो जाना, वही लड़कियां कहती थी कि हिंदू धर्म में एक वक्त पर है ना वक्ष के ऊपर ब्रा पहनने वालों के वक्ष काट दिए गए थे। तो मैं कहता था कि तुम किस चीज को सही मानते हो, क्या तुम ब्रा फ्री? तो यहाँ पर है ना सूडो इंटेलेक्चुअलिज्म बहुत ज्यादा रहा बाबा जी, और उस सूडो इंटेलेक्चुअलिज्म को प्रमोट करने में सबसे बड़ा हाथ रहा उन लोगों का जो इस देश को सेक्स हंगर देश बनाना चाहते थे। आज के दिन इस देश के अंदर 99% जनसंख्या जो है जो काम को समझती है और जो काम के लायक है, यानी कि जिनकी उम्र उस लायक हो चुकी है, जो काम की ब्रैकेट में आते हैं, वो सारा दिन अपने दिमाग में यही बातें करते हैं। कल मैं दिल्ली में एक जगह पर था बाबा जी, वहां पर एक जो रिटायर्ड पर्सन्स का एक सम्मेलन टाइप में कुछ था, तो मैं वहां पे बैठा था। उन रिटायर्ड कम जो लोग थे वो अपने मोबाइलों में लगे हुए थे। मैंने 6-7 लोगों के पीछे से जाके देखा, लगभग लगभग जितने भी वो रिटायर्ड आदमी थे वो सारे के सारे क्या देख रहे हैं, अर्धनंगन लड़कियों को नाचते हुए देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी जो सोसाइटी है वो सेक्सुअली करप्ट कर दी गई है। आपकी सोसाइटी के अंदर दिन रात जो सपने हैं वो सेक्स के ही आते रहते हैं, और आप अपने बीवी, अपने पति के साथ सपने लेने की बजाय किसी और के साथ आप सपने लेते रहते हैं, और उस सच्चाई को आप मानना नहीं चाहते, आप यकीन करना ही नहीं चाहते, जबकि वो इतिहास रहा है। फिर दूसरी बात आपने कही कि अभी हमारे यहाँ पर है ना धीरे धीरे चल के क्या होगा कि हम है ना काम से ही विमुख होते चले जाएंगे। ये पहले हो चुका है। जिस टाइम पे खजुराहो के मंदिर बनाए गए थे यही स्थितियां थी उस टाइम पे, कि इन स्थितियों के कारण आदमी ने कह दिया मेरे को अपनी जान प्यारी है, औरत ने कहा अरे मेरे को ये सरदर्द नहीं चाहिए। उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ संबंध बनाने खत्म कर दिए। उसका जो सबसे बड़ा प्रभाव है वो किस पर पड़ा? देश के ऊपर, संस्कृति के ऊपर, सभ्यता के ऊपर, क्योंकि पॉपुलेशन डिक्लाइन मार गई। तब जाकर हमें काम शास्त्र लिखना पड़ा था, तब जाकर हमें खजुराहो के मंदिर बनाने पड़े थे। और जब आप खजुराहो के मंदिर जाकर देखेंगे तो बहुपतिवाद, बहुपत्नीवाद,
ये सबसे बड़े एग्जाम्पल आपको खजुराहो की मूर्तियों के अंदर मिलेंगे कि आप देखिए, उनके लिए ये जो काम था, ये कला थी, कला। और उस काम कला को उन्होंने कितने शानदार तरीके से पत्थरों पर उकेरा है। वो पत्थर आप देखिए तो सही कि उन्होंने क्या मैसेजिंग करी है, कितना बड़ा डाटा उन्होंने कंप्रेस करके आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ा है कि सेक्स को किस तरह से ट्रीट करना है। आज हम सेक्स को एक सेक्सुअली डिप्राइव्ड पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं कि मैं तो बिल्कुल भूखा नंगा हूं, कुछ भी नहीं है, बस ये दे दो मैं सब ले लूंगा। और थोड़े से दिन में आपका मन भर जाता है तो आप एक दूसरे की हत्याएं करने के लिए निकल चुके होते हो। मार्क्स का जो सिद्धांत था, जो पर्सनल प्रॉपर्टी का एक सिद्धांत मार्क्सिज्म के अंदर है, वो ऑब्जेक्टिफाई करके आपने जीवित मानव के ऊपर भी अप्लाई कर दिया कि ये मानव ना होकर ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है और इस पर्सनल प्रॉपर्टी पे सिर्फ मेरा हक है। और इस हक के दौरान हम मानवता का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, हम सोच भी नहीं पा रहे हैं बाबा जी। नहीं, तो अब हम वापस इस आज के टॉपिक को कंक्लूड करेंगे और वापस अपने मूल विषय पे आते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी हाँ कि जी, एक लड़की ने दो भाइयों से शादी करके क्या समाज को एक रास्ता दिखा दिया है कि यदि कुछ लड़कियां कहेंगी हमको शादी नहीं करनी तो कुछ ऐसे भी हो बिल्कुल। जाएंगी जो कि कहेगी कि मैं तो भाई पूरे सभी भाइयों से कर लूंगी। और एक एक जो समस्या पैदा हो रही है उसको सोसाइटी अपने आप ही बैलेंस करना सीख जाएगी। बिल्कुल क्या ये सही सॉल्यूशन है समस्या का? बाबा जी, सही सॉल्यूशन है या गलत, ये तो जब इसके नतीजे व्यापक तौर पर हम देखेंगे तब कह सकते हैं, लेकिन ये एक सॉल्यूशन है। मैं अपनी यूनिवर्सिटी के दिनों में मैंने एक सर्वे किया था जिसमें मेरी एक रिसर्च रिपोर्ट भी थी। यूनिवर्सिटी के अंदर अमूमन अमूमन हमारे 80% ऐसे बच्चे थे जो थ्रीसम और फोरसम के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते थे। अगर हमारी पॉपुलेशन आज के दिन 1.8 पर जा चुकी है, जो हमारी चाइल्ड रेट है, 1.8 से हमारी अनहेल्दी जो रेशियो वो शुरू हो जाती है, 2.1 जो है वो हेल्दी रेशियो है। अगर हमें इस चीज को हेल्दी रेशियो को दोबारा लेकर आना है तो यही एकमात्र सॉल्यूशन है। इसके अलावा आर्टिफिशियल वार्मिंग पर अगर आप जाओगे तो आर्टिफिशियल वार्मिंग के क्या रिजल्ट होंगे, वो जो आने वाले ऑफ स्प्रिंग होंगे उनके अंदर कैसी सी शारीरिक मजबूतियां होंगी, कैसी सी मानसिक मजबूतियां होंगी, हम नहीं कह सकते इस बात को अभी। आज मैं आर्टिफिशियल वार्मिंग के ऊपर अपने पूरे के पूरे देश को, अपने पूरे समाज को ले जाऊं, 10 साल बाद मेरे को पता चले कि आर्टिफिशियल वार्मिंग से जितने भी इन्फेंट्स मैंने क्रिएट किए हैं उन इन्फेंट्स के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप की कोई डिजीज है, तो मेरे पास वापस लौटने का तरीका नहीं है फिर कि मैं दोबारा से वापस जाऊं। वो एनहाइलेशन ही होगा, पूरे के पूरे कल्चर का ही खात्मा होगा वो एकदम से। और बहुत सारे कल्चर इस वजह से खत्म हुए हैं जिन कल्चर्स का आज कोई नाम लेवा भी मौजूद नहीं है। और आपके ही चैनल पर मैंने एक दिन बहन जी हैं एक, उनके साथ मेरा प्रोग्राम था, तो मैंने कहा था कि जो आज के दिन स्त्री और पुरुष के बीच में जो ये बीच में व्याधियां हैं, इसका समाधान हमारे पुरखे, हमारे वेद, हमारे पुराण और सनातन धर्म ही देगा। जो ये बात हम कर रहे हैं ये वही समाधान की बात है बाबा जी। आज से 50 साल पहले या उससे पहले वाले पीरियड में न तो फैमिली प्लानिंग का कोई कॉन्सेप्ट था, ना कॉन्ट्रासेप्टिव्स थे और ना एबॉर्शंस थे। तो जनसंख्या एक नेचुरल तरीके से रिप्रोडक्शन चल रहा था। एक एक मदर, आप हमारे जमाने में चले जाइए, किसी भी माँ के 3 4 5 6 8 बच्चे होना बड़ी नॉर्मल बात थी। नॉर्मल बात। अब एक तो लड़कियां उन्हें शादी नहीं करनी, शादी नहीं करनी है तो बच्चे नहीं करने, अगर करना भी है तो सिर्फ एक करना है कि ऊपर से फैमिली प्लानिंग और कॉन्ट्रासेप्शन, अबॉर्शन। तो ये आने वाले समय में तो जो हमारी आज हम 8 बिलियन जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इससे परेशान है। बहुत जल्दी समाज में नेगेटिव ग्रोथ शुरू होने वाली है और आज से 10 20 30 साल बाद पूरी दुनिया घटती हुई पॉपुलेशन से परेशान आज भी होगी। जूझ रही है। यूरोप के कितने सारे देश जब आप देखेंगे तो उनके अंदर डिक्लाइनिंग पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन दिखने लग गया है।
जर्मनी के अंदर, इटली के अंदर और जापान के अंदर, कोरिया के अंदर, हमारे हांगकांग के अंदर, हमारे नॉर्डिक कंट्रीज में ऑस्ट्रेलिया, सब में। सब में डिक्लाइनिंग। और 800 करोड़ जो हमारे यहाँ पे इस टाइम पर हम 150 करोड़ की जनसंख्या हमारी है, ये ज्यादा नहीं है, ये कतई ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है। हमारी धरती इससे बहुत, ये एक बहुत बड़ा, कांग्रेस ने जानबूझकर हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, हम अब क्यों नहीं करते ये हम दो हमारे दो, और इन्होंने जानबूझकर ये हम दो हमारे दो जो है ये हिंदुओं के ऊपर ही थोपा। संजय गांधी ने, मेरे को एक गांव कोई बता दे जहां पे मुसलमानों की जाके नसबंदी करी हो संजय गांधी ने। ये सारे के सारे सुनियोजित योजनाएं थी, सुनियोजित षड्यंत्र थे, जो एक पॉपुलेशन को जानबूझ के घटाने के लिए किया गया कि इनकी पॉपुलेशन घटा दो। वरना एक अनडिसिप्लिन्ड पॉपुलेशन जरूर खतरा हो सकती है किसी के लिए भी। डिसिप्लिन्ड पॉपुलेशन इज अ एसेट, इट इज नॉट एट ऑल अ लाइबिलिटी, इट इज अ ग्रेट एसेट। अभी जो इंटरप्लेनेटरी हमारी मूवमेंट शुरू होने वाली है 10 साल के अंदर, हमें बहुत ज्यादा पॉपुलेशन चाहिए, हमें मार्स के ऊपर लोग भेजने, हमें मून के ऊपर लोग भेजने, और बहुत भारी लोग, बहुत बड़े बड़े जत्थे भेजे जाएंगे। पॉपुलेशन तो ऑलरेडी कम है, और 2050 तक का जब आप रेलिवेंट डाटा उठाकर देखेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ का, तो इंडिया की पॉपुलेशन भी आपको डिक्लाइनिंग रेट दिखा रही है। इंडिया की पॉपुलेशन भी कोई आपको अपवर्ड ग्रोथ नहीं दिखा रही है। इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन है वो इस पॉइंट पे इस 1.8 पर चल रही है। हेल्दी पॉपुलेशन के लिए आपको 2.1 का रेशियो चाहिए, और अगर उस रेशियो में से मैं मुसलमानों की रेशियो अलग से निकाल दूं, तो हिंदुओं की रेशियो तो 1.4 भी नहीं चल रही है। तो ये कोई हेल्दी साइन नहीं है, ना ही ये इकोनॉमिकली हेल्दी साइन है, ना ही ये कल्चरली हेल्दी साइन है। ये बड़ी अनहेल्दी साइन है, लेकिन हम आज में जी रहे हैं। देव भाई, आज की चर्चा को अब हमें समाप्त करना होगा, परंतु ये एक बड़ा गंभीर विषय है, और एक ऐसा, बहुत सारे लोग इस पे चर्चा करने से डरते हैं, घबराते हैं, टैबू है, परंतु भैया इट इज अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। हाँ, ये एक देश के लिए, एक समाज के लिए, एक राष्ट्र के लिए, एक संस्कृति के लिए, एक सभ्यता के लिए सर्वाइवल का विषय है। बिल्कुल। आप इसको यू कांट शो इन द अंडर द कारपेट, आप इसको नहीं छुपा सकते। लाइटली नहीं ले सकते इसको। और समाज में जो ट्रेंड चल रहे हैं उस पर चर्चाएं करनी पड़ेंगी। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत से लोग आज की हमारी इस चर्चा से बड़े असहज होंगे, मुझे पता है। मैंने जब टॉपिक का चुनाव किया तो मुझे मालूम था कि ये चर्चा बहुत सारे लोगों को असहज करेगी, बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग हमसे असहमत भी हो जाएंगे। हाँ, हो पर सकता है। बात, हम लोग सहमति असहमति से डरने वाले लोग नहीं है, हमें तो चर्चा करनी। आपको ये वीडियो कैसी लगी दर्शकों बताइए हमें, और हम चाहते हैं कि हम विविध विषयों पर इसी तरह बातचीत करते रहें। देव भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। दोबारा मिलते हैं सर किसी नए टॉपिक से। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम बाबा।